फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नीतीश बांका। आप है मेरे YouTube चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको ये बताने वाला हूं कि 125 CRPC यानी मेंटेनेंस की जो प्रक्रिया होती है पूरी, वो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। सिर्फ मैं प्रक्रिया नहीं एक्सप्लेन करूंगा, किस किस स्टेज में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं वो भी मैं आज डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ। और तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए तो आपको पूरी प्रक्रिया जो है आपको समझ आएगी और क्या क्या स्टेप्स आपको लेने चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है बहुत भारी मेंटेनेंस आपको पे करनी पड़ जाती है एंड में, और बहुत ही भारी जो है जो ऑर्डर होता है। देखिए क्या होता है कि अगर ये ऑर्डर हो गया मेंटेनेंस का, उसको चैलेंज करना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। ऑनेबल हाई कोर्ट, इवन ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट तक आप जा सकते हैं, पर जनरली मैंने देखा है कि बहुत कम रिलीफ मिलता है हाई कोर्ट और ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट में। इसलिए जो है, जो नीचे आप केस लड़ रहे हैं उसे ही अगर आप ढंग से लड़ लेंगे तो आपके लिए जो है आगे चीजें आसान हो जाएंगी। और अगर मेंटेनेंस का अमाउंट कम से कम आपके ऊपर बंधे या बिल्कुल बंधे ही ना, अगर आप ये चाहते हैं तो ये वीडियो को आपको पूरा एंड तक देखना है। देखिए बीच में अगर आप स्किप कर देंगे या फिर आगे फॉरवर्ड कर देंगे तो फिर आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, और एंड में जो है आपको हैवी मेंटेनेंस पे करना पड़ सकता है। तो इसके लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना बहुत जरूरी है। अब देखिए क्या होता है कि वाइफ जो है कोर्ट अप्रोच करती है, क्योंकि उसे जो है गुजारा भत्ता नहीं मिलता, मंथली मेंटेनेंस उसे नहीं मिलती है हस्बैंड की साइड से, इसलिए वो जो है कोर्ट को अप्रोच करती है अंडर सेक्शन 125 CRPC। वो एक आवेदन देती है कोर्ट को। आवेदन में क्या लिखती है? आवेदन में ये लिखती है कि मैं इस दिनांक को मेरी शादी हुई, शादी के बाद अगर बच्चा हुआ है वो लिखेगी, बच्चे के बाद जो जो उसके साथ मैट्रिमोनियल हाउस में हुआ वो चीज घटनाएं लिखेगी। क्रुएल्टी हुई तो क्रुएल्टी लिखेगी। क्रुएल्टी के बाद जो है वो ये लिखेगी कि मेरे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, अतः मैं जो है अपना जो है भरण पोषण नहीं कर सकती खुद से। फिर उसके बाद एक पॉइंट और लिखेगी कि रिस्पोंडेंट यानी हस्बैंड जो है वो इतना कमाता है, तथा मुझे जो है इतना मंथली मेंटेनेंस चाहिए अपने भरण पोषण के लिए तथा अपने चाइल्ड के भरण पोषण के लिए। ठीक है, ये तो आपकी पिटीशन होगी। एक क्लॉज या जुरिस्डिक्शन का भी होगा कि वाइफ जो जहां रिजाइड करती है वहां जुरिस्डिक्शन कोर्ट के, वहां पे जुरिस्डिक्शन है, पूरा कंट्रोल है कोर्ट का वहां पे। तो ये करके एक प्रेयर आ जाती है कि हमें जो है इतना मंथली मेंटेनेंस जो है प्रोवाइड किया जाए, और एक इंटरिम मेंटेनेंस की भी प्रेयर बीच में डाल सकती है वो। अब कोर्ट जो है ये एक्सेप्ट कर लेता है, जनरली 99% केसेस में एक्सेप्ट हो लेता है। वाइफ को जो है मिनिमम प्रूफ चाहिए, मैरिज का प्रूफ चाहिए बस, और साथ ही साथ जो है अगर कोई और डॉक्यूमेंट्स क्रुएल्टी को जो प्रूफ करते हैं वो लगा सकती है। उसके बाद जो है कोर्ट जो है दूसरी पार्टी को नोटिस करता है रिप्लाई के लिए। अब आपको जो है रिप्लाई सबमिट करना होता है। अब रिप्लाई में देखिए क्या आपको सबमिट करना है। रिप्लाई में आपको हर चीज डिनाई करनी है अगर क्रुएल्टी हुई है। आपको ये कहना है कि कोई भी प्रमाण नहीं है क्रुएल्टी का। आपको ये कहना है कि मैं इतना कमाता हूं, इतना नहीं कमाता जितना वाइफ ने कहा है। आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आप कितना कमाते हैं। अगर आप कहते हैं कि आप कुछ नहीं कमाते, कोर्ट नहीं मानेगा, तो ये चीज आप मत लिखिए, क्योंकि ऑब्वियसली आप कुछ तो कमाते होंगे, तभी तो आपका चल रहा है, आपका महीने का जो भी आपका खर्चा होता है वो भी तो निकलता होगा ना। तो अगर आप लिखेंगे कि मैं कुछ नहीं कमाता, अब कई होते हैं कि बिजनेस फैमिली से आते हैं, फादर का बिजनेस ज्वाइन किया होता है, तो अगर आप जो है कहते कि मैं तो कुछ कंपनी से लेता ही नहीं हूं, तो कोर्ट वो एज्यूम कर लेगी कि आपका जो औहदा है उस बेसिस पे एवरेज सैलरी उसमें कितनी होगी। मिनिमम सैलरी तो स्किल्ड वर्कर और मिनिमम सैलरी अनस्किल्ड वर्कर की वो देखी जाएगी। अगर बहुत ही लोअर स्टेटा का है आदमी, यानी थोड़ा वो मिडिल क्लास का है, लोअर मिडिल क्लास का है, लोअर मिडिल क्लास में जो है स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर की मिनिमम वेज के हिसाब से मेंटेनेंस फिक्स करता है कोर्ट कई बार। और जो अगर आप थोड़े अच्छे ओहदे पे पढ़े लिखे हैं तो उस हिसाब से आपकी जॉब क्या होगी, कितनी आप सैलरी एवरेज उठा सकते हो, उस हिसाब से फिक्स करेगा। अगर आप डिस्क्लोज नहीं करोगे तो आपको जो है अपने सैलरी पूरी डिस्क्लोज करनी पड़ेगी।
और कई केसेस में कोर्ट जो है एफिडेविट भी मंगवा देता है, कई स्टेट्स में है, दिल्ली में कंपलसरी है। अब जो है नेक्स्ट स्टेज आ रही है, अगर आपको ये चीज पता है कि आपकी वाइफ वर्किंग है और वो कोर्ट से छुपा रही है, अगर आपको श्योर है कि वो वर्किंग है, आपको श्योर होना चाहिए, ऐसे नहीं आप कर सकते, आपको पता है कि किस कंपनी में किस ओहदे पे काम कर रही है, एटलीस्ट इतना पता है, बट आपको ये नहीं पता कि वो कितनी सैलरी उठा रही है, तब क्या करें? देखिए इस केस में आपको जो है इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान में रखनी है कि जो मेंटेनेंस है वो आपको तब नहीं देनी पड़ेगी अगर वाइफ जो है सोर्स ऑफ लिविंग है, अर्निंग करती है। तो इस केस में क्या करें? अपने रिप्लाई के साथ आप एक सेक्शन 91 की एप्लीकेशन डालेंगे, उसमें क्या आप लीड करेंगे, जनाब वाइफ जो है वर्किंग है, वो इस ओहदे पे है, इस कंपनी से जो है रिकॉर्ड मंगवा लीजिए, इसकी जो है इनकम सामने आ जाएगी। जैसे ही आप एप्लीकेशन डालेंगे तो वहां से रिकॉर्ड आ सकता है। मेरे एक केस में हुआ था कि वाइफ वर्किंग थी, उसने कोर्ट से छुपाया था और एक रिकॉर्ड आ गया और फिर 340 की प्रक्रिया जो है कोर्ट ने शुरू कर दी थी। तो आपको जो है ये ध्यान रखना है, अगर वाइफ वर्किंग है तब, नहीं है तो सेक्शन 91 की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेज आपकी क्या आती है? इंटरिम मेंटेनेंस आर्ग्यूमेंट्स। इंटरिम मेंटेनेंस की आर्ग्यूमेंट अब आपकी चलेगी। सेक्शन 91 डिसाइड होगी, आपका रिप्लाई आ गया, अब कोर्ट जो है अंतरिम मेंटेनेंस फिक्स कर देगा। इसमें क्या आर्ग्यू करें? इसमें आपको ये आर्ग्यू करना है कि जनाब वाइफ जो है वर्किंग है या केपेबल ऑफ वर्किंग है। मैं एक आर्टिकल आपको भेज रहा हूं जिसमें मेंटेनेंस कब नहीं देनी पड़ेगी, उसमें बहुत सारी जजमेंट्स हैं, वो आप आर्ग्यू एज इट इज कर दोगे ना तो काफी जो है आपकी मेंटेनेंस केस में हेल्प मिल जाएगी। तो वो मैं आर्टिकल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, तो आप जो है वो आर्टिकल देख सकते हो। इस पे मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है पहले, सिर्फ इसी टॉपिक पे, वो भी उस आर्टिकल के अंदर है। तो वीडियो को भी जरूर देखना, आर्टिकल को भी जरूर पढ़ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जाइएगा, लिंक क्लिक करिएगा। तो ये काम हो गया आपका। अब इंटरिम मेंटेनेंस की आर्ग्यूमेंट्स होने के बाद इंटरिम मेंटेनेंस फिक्स की जाएगी। अब आपके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो आप केस आगे चलाते रहिए या इंटरिम मेंटेनेंस के जो ऑर्डर को आगे ऊपरी अदालत में चैलेंज कर सकते हैं अगर वो ज्यादा फिक्स की है। अगर आपको लगता है कि आपकी इनकम उतनी नहीं है जिस हिसाब से जो है फिक्स की है और आपने जो मटेरियल दिया था कोर्ट को वो कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया है, तो आप जो है रिवीजन हाई कोर्ट में डाल सकते हैं। उसमें जो है 90 डेज का टाइम होता है, तो आप जो है चैलेंज कर सकते हैं और स्टे ले सकते हैं। स्टे लेना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर आपको इंटरिम मेंटेनेंस देनी पड़ेगी। अगली स्टेज आ गई आपकी एविडेंस स्टेज। ये बहुत ही क्रूशियल स्टेज है। इसमें बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, ढंग से क्रॉस एग्जामिन ही नहीं करते वाइफ को। आपको जो है अगर वाइफ क्रूएल्टी एलेज कर रही है, क्रूएल्टी के बेसिस पे जो है घर छोड़ के गई है, अगर आप ढंग से क्रॉस एग्जामिन करो और ये इलिसिट कर पाओ कि कोई क्रूएल्टी नहीं हुई, तो मेंटेनेंस जो है डिनाई कर दी जाती है। फाइन, चलो इंटरिम मेंटेनेंस बन गया, कोई बात नहीं। अब एविडेंस स्टेज पे जो है अगर आपने ढंग से क्रॉस एग्जामिन नहीं किया वाइफ को, आप वाइफ जो है अपना एविडेंस देगी, एफिडेविट पे एविडेंस देगी या स्टेटमेंट देगी, उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसे क्रॉस एग्जामिन करने की। हर एक एस्पेक्ट को आपको क्रॉस एग्जामिन करना पड़ेगा कि भाई कब हुई क्रूएल्टी, क्या उसने कंप्लेंट की, क्या उसने क्या एक्शन लिया जब वो क्रूएल्टी हुई, कोई मेडिकल हुआ, किसी को रिलेटिव को बताया, कोई और विटनेस उसकी तरफ से आ रहा है जो इस चीज को सपोर्ट कर रहा है। तो ये सब चीजें जो है फैक्ट्स पे डिपेंड करती है। आपके हर एक केस के फैक्ट्स जो है वो बिल्कुल अलग होंगे, तो ये जो है फैक्ट्स पे डिपेंड करेगा। तो अब एविडेंस स्टेज आपकी खत्म होगी, वाइफ अपने विटनेसेस बुलाएगी और उन्हें जो है क्वेश्चंस पुट अप करने पड़ेंगे। बहुत स्मार्टली क्वेश्चंस पुट अप करने पड़ते हैं। अगर आपने यहाँ पे वीक लिंक छोड़ दिया तो आप सोचिए कि आपके लिए परमानेंट मेंटेनेंस बन जाएगी। तो अगर आप ये दिखा पाए कोर्ट को कि उसने आपने क्रूएल्टी नहीं की है, आप एक अच्छा जो है रिलेशनशिप एंजॉय कर रहे थे, वाइफ किसी के बहकावे में आगे छोड़ के चली गई आपको, अगर ये फैक्ट आप एस्टैब्लिश कर देते हैं तो ये भी हो सकता है कि मेंटेनेंस जो है बिल्कुल बंधे ही ना। तो इसके लिए जो है आपको क्रॉस एग्जामिनेशन की स्टेज पे जो है अच्छी तरह क्रॉस एग्जामिन करना है वाइफ को, उसके रिलेटिव्स को, और एक जो है उसके बाद अपना एविडेंस भी लीड करना है। डिफेंस एविडेंस डीई की स्टेज आएगी जिसमें आप ये दिखाओगे कि वाइफ जो है पूरा अच्छा सोशल स्ट्रेचर एंजॉय कर रही थी आपके साथ, कोई कमी नहीं थी, किसी चीज की आपने कमी नहीं छोड़ी थी।
तो उसके लिए आप विटनेसेस को एग्जामिन कर सकते हैं अपने, और अपना जो है एविडेंस लीड कर सकते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में। जब ये स्टेज खत्म हो जाएगी तो फिर फाइनल आर्गुमेंट की स्टेज आ जाएगी। ये स्टेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जितनी भी जजमेंट्स हैं वो आप कोट करेंगे, फैक्ट्स को कोट करेंगे, क्रॉस एग्जामिनेशन को कोट करेंगे, अपने जो उसके बयान है उसे कोट करेंगे, और जो आपने क्रॉस एग्जामिन किया अपने एविडेंस को कोट करेंगे। रिटन आर्गुमेंट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कभी मैजिस्ट्रेट से कुछ छूट गया है तो वो रिटन आर्गुमेंट्स में कवर हो सकता है, या आपसे कुछ आर्गुमेंट में कभी छूट जाए। मेरे एक केस में ऐसा हुआ था कि मैं जो है आर्गुमेंट कर रहा था, कुछ पॉइंट्स जो है छूट गए थे, या उस दिन जो है सही तरह से आर्गुमेंट्स हुए नहीं थे। मैं समझ रहा था मैं केस हार गया, बट मैंने जो है रिटन आर्गुमेंट सबमिट किए थे। बाद में जो है एज इट इज जज साहब ने मेरे रिटन आर्गुमेंट से पॉइंट उठा के सीधा जजमेंट में डाले। तो सोचिए कि कितने इंपॉर्टेंट है। कभी आपका दिन अच्छा नहीं होता, कभी आपके वकील का दिन अच्छा नहीं होता, हो सकता है कभी ढंग से आर्गुमेंट्स हो नहीं पाते हैं, कई बार होता है। तो रिटन आर्गुमेंट्स जो है इस चीज को कवर करेगा। तो हमेशा जो है रिटन आर्गुमेंट्स पे इंसिस्ट कीजिए, आप अपने एडवोकेट से बात कर सकते हैं, रिटन आर्गुमेंट्स आपको देने चाहिए। दूसरी चीज ये है कि आर्गुमेंट्स पे सब चीजें प्लीड करनी है, आपको कुछ भी चीज छोड़नी नहीं है। केस लॉज उससे रिलेटेड जो है प्लीड करने होते हैं। जैसे आपने कोई फैक्ट प्लीड किया, उसके साथ केस लॉज प्लीड किए, फैक्ट प्लीड किया, उसके साथ केस लॉज प्लीड किए। कि आप बोलेंगे जनाब ये जजमेंट जो है इस फील्ड में होल्ड करती है, क्योंकि ये फैक्ट एस्टैब्लिश हो गया। अगर आपने क्रूएल्टी को डिस्प्रूव कर दिया तो क्रूएल्टी पे जजमेंट है मेरे पास। अगर आपके पास वो है वाइफ वर्किंग है तो उस पे जजमेंट है मेरे पास, 340 पे जजमेंट है। तो अलग अलग जजमेंट्स जो है आपको आर्गुमेंट के साथ जो है कोट करनी है। तो ऐसे आपकी जो है फाइनल आर्गुमेंट होगी। और फाइनल आर्गुमेंट के साथ आप रिटन आर्गुमेंट्स में जजमेंट्स और साइटेशंस की कॉपीज वो भी जरूर दीजिए। कॉपीज में जो रेलेवेंट पैराग्राफ है वो रिटन आर्गुमेंट्स में आप एज इट इज कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, और जो है फाइनल आर्गुमेंट में वो पढ़ के सुना सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फाइनल आर्गुमेंट्स का। बहुत एफर्ट लगता है, इसे कम दिन लग जाते हैं आर्गुमेंट्स प्रिपेयर करने के। केसेस सालों लगते हैं, तो ऑब्वियसली दिन लगते हैं। फाइलें पूरी पढ़नी चाहिए, पूरे फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही नहीं आप मुंह उठा के कोर्ट में जा सकते हो। तो आपको ये चीज जो है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। फाइनल आर्गुमेंट अगर आपने ढंग से कर दी तो मेंटेनेंस हो सकता है कम से कम, या बिल्कुल लगे ही ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये थी पूरी प्रक्रिया जो है मेंटेनेंस केस की। अगली प्रक्रिया है एग्जीक्यूशन की, वो मैं किसी और दिन कवर करूंगा। बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए ज्यादा से ज्यादा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।